हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं कोड विद मास्टर टैग। आज मैं आपके लिए लाया हूं सी लैंग्वेज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। अगर आपने मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप पार्ट 1 वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और आज होने वाला है हमारा पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। What will be the output of the following code? इस कोड को अगर हम रन कराएंगे तो क्या आउटपुट आएगा। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा एक हेडर फाइल लग रही है, ठीक है। फिर हमारा इंट मेन है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर हमारा एक टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क और कोलन है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये आंसर आता है फर्स्ट वाला, अगर ये कंडीशन ट्रू है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड वाला आंसर आता है। तो कंडीशन है 43 क्या ग्रेटर देन है 43 के, तो ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर आएगा वैल्यू 1 इज नॉट ग्रेटर, यानी कि वैल्यू 1 इज नॉट ग्रेटर। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, What is the correct syntax of if statement in C program? जैसा कि आप जानते हैं कि if स्टेटमेंट को हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है if कंडीशन कर्ली ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, if कंडीशन कोलन, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ऐसा होता है सिर्फ पाइथन में। if कर्ली ब्रैकेट कंडीशन, ये किसी में नहीं होता। तो सबसे पहला वाला आंसर सही है कि इफ के अंदर आप कंडीशन देंगे, कोई सेमीकोलन कोई कोलन नहीं, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द इफ स्टेटमेंट इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या इफ को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं? जी बिल्कुल कहते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि इफ के अंदर लगती है कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 4, when the condition of if statement is false the flow of code will। अगर आपकी if की कंडीशन कैसी है? false, तो go into the if block, तो क्या वो if block में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। exit the program, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। कंटिन्यू द कोड आफ्टर स्किप द इफ ब्लॉक। अगर आपके इफ की कंडीशन गलत है तो सिंपल सी बात है कि वो इफ को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा। तो कंटिन्यू द कोड आफ्टर स्किपिंग द इफ ब्लॉक, सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़े से ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बेसिकली यहां पर एक कंडीशन दे रखी है हमें 25 ग्रेटर देन 25। देखिए अभी ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन इसके आगे लगा दिया नोट। तो नोट क्या करता है? ये ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो 25 ग्रेटर देन 25 कंडीशन फॉल्स, और इसके आगे लगा दिया नोट, यानी कि इसका मतलब कंडीशन ट्रू। तो इसका राइट आंसर है ए, ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, which statement is required to execute a block of code when the condition is false। अगर आपकी if के अंदर कोई भी कंडीशन अगर false हो जाएगी तो नेक्स्ट किस स्टेटमेंट पे आएंगे? for पर, if पर, else पर या all of these। तो देखिए if के खत्म होने के बाद आप else पर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कैन द एल्स स्टेटमेंट एग्जिट विदाउट द इफ स्टेटमेंट इन सी। अगर हम सी के अंदर इफ स्टेटमेंट ना लगाएं तो क्या एल्स लगा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर है नो। सबसे पहले आपका इफ आएगा, इफ के बाद ही हमेशा एल्स आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सी लैंग्वेज में इफ ना लगाओ, उसके अलावा आप एल्स लगा दो। तो 7 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इफ एल्स ब्लॉक सिंटैक्स इज करेक्ट। इनमें से
आपका इफ एल्स का कौन सी चीज सही है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने इफ के अंदर कंडीशन लगाई, ठीक है, और एल्स लगाया, ये बिल्कुल सही है। अभी इफ के अंदर कंडीशन, एल्स के अंदर कंडीशन, एल्स के अंदर कभी कंडीशन नहीं लगती है। इफ के अंदर कोई कंडीशन नहीं, एल्स के अंदर भी कोई कंडीशन नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इफ के अंदर कंडीशन लगती है और एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन नहीं लगती है, क्योंकि अगर इफ में नहीं जाएगा तो एल्स में तो जाएगा ही जाएगा। तो 8th का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज यूज्ड, यानी कि हम इफ एल्स इफ कब यूज करते हैं? एल्स इफ हम जब यूज करते हैं जब हमारे प्रोग्राम में इफ की बहुत सारी कंडीशन है, यानी कि जब हमें मल्टीपल कंडीशन क्रिएट करनी होती है तब हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं। अगर हमें सिर्फ एक कंडीशन है तो हम इफ यूज करेंगे, अगर 2 कंडीशन है तो इफ एल्स यूज करेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा जितनी भी कंडीशन है वहां पे सब हम इफ एल्स इफ यूज करते हैं। तो 9th का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड का आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो सामने देखते हैं कि यहां पर एक हेडर फाइल लग रही है, ठीक है, इंट मेन है, ओके, और मार्क्स में दे रखा है 43। तो यहां पे कंडीशन चेक होगी 43 ग्रेटर देन 90, ये बिल्कुल गलत है। इफ के बाद आगे बढ़ जाएंगे, 43 ग्रेटर देन 75 गलत है, 43 ग्रेटर देन 60 गलत है, और 43 ग्रेटर देन 40 ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा इसका ग्रेड बी, क्योंकि एल्स में जाएगा नहीं, जब इफ में चला गया है तो एल्स में जाएगा नहीं। तो ग्रेड डी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में एक बार दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाउ मेनी एक्सप्रेशन कैन बी चेक्ड यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट? अगर कितने स्टेटमेंट हम चेक कर सकते हैं अगर हमने इफ एल्स इफ लगा दिए? देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इन्फिनिटी। आप कितने भी इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगा सकते हो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इज इट पॉसिबल टू नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम? क्या आप इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हो, यानी कि इफ एल्स लगा सकते हो नेस्टेड? तो यस, इसका राइट आंसर है यस। आप इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हो, आप एल्स के अंदर भी इफ लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट अबाउट नेस्टेड इफ? तो यहां पर हमने इफ के अंदर भी इफ लगा दिया, ठीक है, और एल्स के अंदर भी हमने इफ लगा दिया। तो नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर भी इफ, तो ये बिल्कुल सही है। इफ के अंदर एक्सप्रेशन है, एल्स है, यहाँ पे इफ के अंदर कुछ है ही नहीं है, तो ये नेस्टेड इफ का एग्जांपल नहीं है। ये सिंपल इफ है, ये नेस्टेड एग्जांपल का नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर कि आप इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हो, आप एल्स के अंदर भी इफ लगा सकते हो। इसी चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, ये आपकी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस हो रही है कि क्या आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक नॉलेज है। तो आप अपने क्वेश्चन देखते चलिए और लास्ट में मुझे कमेंट सेशन में ये भी बताइए कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए हुए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम या सी कोड? इसका आउटपुट क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे एक हेडर फाइल लग रही है, इंट मेन लग रहा है, और यहाँ पर n बराबर है 65। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इफ के अंदर इफ लग रही है, यानी कि नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन नेस्टेड इफ में जब जाते हैं जब हमारी इफ की कंडीशन सही होती है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे चेक किया n ग्रेटर देन इक्वल टू 75, यानी कि 65 क्या बड़ा है या बराबर है 75 के। तो जब ये ही कंडीशन गलत हो गई तो ये इस इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, ये पूरी कंडीशन हो गई बेकार। तो वो कहाँ आएगा? एल्स में। और क्या आंसर आएगा?
फेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि फेल। क्वेश्चन नंबर 15, मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम वेरिएबल कैन बी टेस्टेड यूजिंग स्विच, फॉर, फंक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो आप याद करिए स्विच केस क्या होता है। स्विच केस होता है जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है, तब आप यूज करते हैं स्विच केस। तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू जो कि सेम वेरिएबल की है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, स्विच केस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस व्हाट विल हैपन। अगर आप स्विच केस के अंदर ब्रेक लगाना भूल गए हैं तो इसका क्या आउटपुट आएगा। ऑल केस प्रॉपरली वर्क करेंगे, केस विल फॉल थ्रू आफ्टर मैचिंग द फर्स्ट केस। तो देखिए जो केस आप मिलाना चाहते हैं ये सीधा डायरेक्ट उस पर जंप करेगा और उसके बाद जितने भी केस इसे मिलते जाएंगे वो सब आउटपुट आते जाएंगे। तो जब हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एक वर्ड में फॉल थ्रो। तो केस विल फॉल थ्रो आफ्टर मैचिंग द फर्स्ट चेक। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, when all cases are unmatched which case is matched in a switch case। अगर स्विच केस में सारे केस अनमैच हो जाते हैं तो आपका स्विच केस कहां पर जंप करेगा, डिफॉल्ट केस में, फर्स्ट केस में, नो केस में या नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं स्विच केस में एक और केस होता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस। नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ डिफॉल्ट। तो जब कहीं भी नहीं जाएगा तो वो जाएगा डिफॉल्ट में। ये बिल्कुल सेम उसी की तरह होता है जिसे इफ एल्स, अगर कहीं भी इफ में नहीं जाएगा तो लास्ट में एल्स में जाएगा। उसी प्रकार अगर स्विच का कोई भी केस मैच नहीं करा तो ये लास्ट में जाता है डिफॉल्ट में। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। ओके, एक हेडर फाइल है, ठीक है, इंट मेन है, ओके, करेक्टर ग्रेड बी। तो बी से सीधा हम जंप कर गए केस बी पर क्योंकि हमने बी दे रखा है। अब बी के अंदर तो कोई कंडीशन है नहीं और बी के अंदर ब्रेक भी नहीं है, तो ये जाएगा सीधे सी पर। तो ये भी आंसर प्रिंट होगा। फिर केस सी के बाद भी ब्रेक नहीं है तो डी पर भी जाएगा, यहां भी ब्रेक नहीं है तो एफ पे भी जाएगा। तो आंसर आपका ये सारे, यानी कि आपका वेल डन भी आंसर आएगा, ये आ गया, यू पास्ड ये भी आ गया, बेटर ट्राई अगेन ये भी आ गया, और इसके बाद एफ के बाद ब्रेक लग गया है तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। इसी कंडीशन को बोलते हैं फॉल थ्रू। जब आप ब्रेक लगाना भूल जाते हैं तो सभी आउटपुट आएंगे जब तक उसे ब्रेक नहीं मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 19, लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू। सी प्रोग्रामिंग में हम लूप को क्यों यूज करते हैं, एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ए कंडीशन, ये तो इफ की बात हो गई, ये गलत है। एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, क्रिएट ए वेरिएबल, ये भी गलत है। तो जब हमें कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड, कोई भी कोड जब हमें बार बार अगेन कई बार रिपीट परफॉर्म कराना होता है तब हम लूप का यूज करते हैं। और बेसिकली कितने प्रकार के लूप होते हैं सी में, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। देखिए लूप मैंने 3 बताए थे, तो आपके एक तो मान के चलिए ये एंट्री गेट है, एंट्री ENTRY, ठीक है, बहुत सुंदर लिखा है। एक एग्जिट गेट है, EX कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप ये दोनों तो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, और जो डू व्हाइल लूप होता है ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। मतलब चाहे कंडीशन सही हो चाहे कंडीशन गलत हो, लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। तो आपका इनमें से कौन सा एग्जिट कंट्रोल लूप है, आपको कर देना है डू व्हाइल लूप।
और अगर एंट्री कंट्रोल लूप पूछते तो आपको इफ, फॉर और आपको वाइल, ये दोनों सही आंसर देने थे। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट आर यूज्ड टू चेंज द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। अगर आपका एक सीक्वेंस में 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 4 आया है, मतलब आपकी हर बार सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, फंक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो सीक्वेंस चेंज होता है वो होता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल हैपन इफ द लूप कंडीशन विल नेवर बिकम फॉल्स। अगर आपकी लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा? आपका लूप चलता जाएगा चलता जाएगा। तो क्या प्रोग्राम विल थ्रू एन एरर, लूप विल इन्फिनिटली, लूप विल नॉट रन। तो देखिए, अगर आपके लूप में कोई भी फॉल्स कंडीशन नहीं होगी तो आपका लूप इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता जाएगा। तो 22 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ वाइल लूप। इनमें से कौन सी बात वाइल लूप के संदर्भ में सही है? एग्जीक्यूट द ब्लॉक टिल द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी लूप चलेगा, बिल्कुल सही बात है। इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, अभी अभी आपको बताया कि वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप होता है। दे माइट बी कंडीशन व्हेन द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल, अगर आप कोई कंडीशन लगा दोगे तो लूप आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। तो 23 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ए वाइल लूप। हम वाइल लूप को किस प्रकार क्रिएट करते हैं? वाइल, फिर ब्रैकेट में कंडीशन, बिल्कुल गलत है। वाइल उसके अंदर कंडीशन, ये सही है। वाइल कोई कंडीशन नहीं दे रखी, बिल्कुल गलत है। ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकते। तो सेकंड इज द राइट आंसर कि वाइल उसके अंदर कंडीशन होती है, ये हमारा होता है 24 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अगर इस कोड को हम रन कराएं तो क्या आउटपुट आएगा? एक हेडर फाइल है, ओके, इंट मेन लग रहा है, ठीक है, आप इंट मेन, वर्ड मेन कुछ भी लगा सकते हैं। ए बराबर है 11, ठीक है, वाइल में एक कंडीशन है 11 क्या छोटा है 20 से, बिल्कुल सही है, तो प्रिंट कर दो ए, तो प्रिंट हो गया हमारा 11। फिर 11 प्लस 2 13, क्या 13 छोटा है 20 से, सही है, तो 13 प्लस हो गया। 13 प्लस 2 15, क्या 15 छोटा है 20 से, सही है, 15 प्रिंट हो गया। 15 प्लस 2 17, क्या 17 छोटा है 20 से, सही बात है। 17 प्लस 2 19, क्या 19 छोटा है 20 से, बिल्कुल सही बात है। फिर 19 के बाद प्लस हो जाएगा 2, 21 छोटा है 20 से, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा 11 13 15 17 और 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच लूप एग्जीक्यूट द ब्लॉक अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि इनमें से कौन सा लूप है जो हमें पता है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप या ऑल ऑफ दिस। देखिए, फॉर लूप जो होता है वो हम जब यूज करते हैं जब हमें एडवांस में पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, और वाइल लूप बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा। जैसे कि हमने एक कंडीशन दे दी, जैसे कि हमने एक कंडीशन दे दी i नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लूप जब तक चले जब तक i की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो हमें क्या पता कि i की वैल्यू किस इटरेशन तक 0 होगी? तो जब भी आपको पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार, 20 बार, 30 बार, तो आप यूज करेंगे फॉर लूप। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फॉर लूप कैन बी एलिमिनेटेड इन सी। यानी कि सी लैंग्वेज में हम किस पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं? इनिशियलाइजेशन, जी, इसको भी हटा सकते हैं हम। कंडीशन, इसको भी हटा सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको भी हटा सकते हैं।
ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। यानी कि फॉर लूप के अंदर अगर 2 सेमीकोलन भी हैं तो भी आपका प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, When all part of the for loop are eliminated, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि फॉर लूप के अंदर हम हर पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, फॉर लूप वर्क नहीं करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, एरर आएगी, या नन ऑफ दीज। तो देखिए आपका फॉर लूप चलेगा लेकिन वो लूप चलेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं लेकिन आपका लूप चलेगा, आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, When the condition of the do while loop is false, how many times will it execute the code? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डू वाइल लूप की अगर कंडीशन गलत है तो लूप कितनी बार चलेगा, लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। अगर फॉर और वाइल के अंदर कंडीशन गलत है तो लूप एक भी बार नहीं चलेगा, लेकिन डू वाइल लूप में कंडीशन अगर गलत है तो लूप कम से कम एक बार चलेगा। इसलिए हम डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन चेक होती है बाद में। क्वेश्चन नंबर 30, कैन आ लूप बी नेस्टेड इन सी प्रोग्रामिंग? क्या हम लूप के अंदर लूप लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। और लूप के अंदर लूप लगता है उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, जिससे कि हम पैटर्न बनाने के काम आता है। आपने देखा होगा आपको स्टार स्टार का पैटर्न बनाते हैं तो इसके अंदर लूप के अंदर भी लूप लग सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यस। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड? ये आपका एक प्रोग्राम दे रखा है और देखिए यहाँ पर एक फॉर लूप के अंदर भी एक लूप लग रहा है, ठीक है। तो ये लूप चलेगा 2 से लेके 9 तक। फिर यहाँ पे जे का लूप चल रहा है और जे का लूप चलेगा 2 से लेके, और आई की जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे जे से यहाँ तक। फिर आई मॉड जे, अगर ऐसा है तो ब्रेक हो जाए, वरना ये कंडीशन मिला के प्रिंट हो जाए। तो देखिए ये प्रोग्राम आपको बेसिकली पेन और पेपर लेके बहुत अच्छे से समझ के स्टेप बाय स्टेप रन कराना है। और इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो 31 का जो राइट आंसर है वो है 2357। एक बार इस प्रोग्राम को आप खुद से ड्राई रन करना, समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ लेना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32, अ स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय, जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो किस चीज से टर्मिनेट होती है? तो देखिए अगर आपकी स्ट्रिंग में कोई भी नाम है तो वो टर्मिनेट होता है लास्ट में /0। /0 का मतलब होता है नल कैरेक्टर से। तो आपकी जो स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है वो नई लाइन से नहीं होती, नल से होती है, वाइट स्पेस से नहीं होती। तो नल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, Consider the below statement can be assigned a string to variable like this। यानी कि यहाँ पर हमारा एक डेटा टाइप है कैरेक्टर और जिसका साइज है 100। अब उस सी नाम के वेरिएबल में हमने डाल दिया सी प्रोग्रामिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप किसी भी स्ट्रिंग को डायरेक्ट वेरिएबल में इस तरीके से नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 34, Which format specifier is used to read and print the string? देखिए स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हम किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं? %c नहीं, करेक्टर के लिए होता है। %str कुछ नहीं होता। %p आई थिंक ये भी कुछ नहीं होता। %s होता है स्ट्रिंग के लिए। तो आपके पास डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, Which function is used to read a line of text including space? यानी कि वो कौन सा फंक्शन होता है जो पूरी की पूरी लाइन को रीड कर सकता है साथ में स्पेस के साथ फ्रॉम द यूजर? scanf, getC, fgets। तो देखिए सी तो कैरेक्टर के लिए होता है और fgets नाम का फंक्शन पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रीड कर सकता है स्पेस के साथ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच फंक्शन इज यूज टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग इन सी। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है जोड़ना। अगर हमें दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? कॉनकैट, कैट, स्ट्रिंग कैट या strcat। तो सारे के सारे फंक्शन स्ट्रिंग के जो शुरू होते हैं वो होते हैं str, यानी कि str len लेंथ के लिए, str rev रिवर्स के लिए, str cat कॉन्केटिनेट के लिए। तो 36 का जो आंसर है वो है डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सी कोड। यानी कि हमारी एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है हेलो, तो इसमें टोटल हमारे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, तो ये तो हमारा 5 सही है। ठीक है। और दूसरी स्ट्रिंग में हमारा लिखा हुआ है हेलो, तो जो दूसरी स्ट्रिंग होगी वो टर्मिनेट होगी /0 यानी कि नल कैरेक्टर से, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी बेसिकली 6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 6। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। एक हेडर फाइल है, इंट मेन है, एक स्ट्रिंग में है हेलो, दूसरी स्ट्रिंग हमारी खाली है। स्ट्रिंग 1 को हमने स्ट्रिंग 2 में डाल दिया। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इस प्रोग्राम का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा एरर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड इफ द इनपुट इज हेलो वर्ड। अगर आप हेलो वर्ड इनपुट कराते हैं, ठीक है, तो यहां पर इंट मेन है, एक कैरेक्टर में str30 है। देखिए आप स्कैनएफ का यूज कर रहे हैं और स्कैनएफ क्या करता है, ये स्पेस के बाद की चीजों को रिमूव कर देता है, हटा देता है। इसलिए तो हमारे पास गेट्स पुट्स नाम के फंक्शन आए जिसमें हम स्पेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे अगर हम हेलो वर्ड अगर हम इनपुट करेंगे तो स्कैनएफ से सिर्फ हेलो इनपुट होगा और जब प्रिंट कराएंगे तब भी हमारा हेलो ही प्रिंट होगा। तो 39 का जो राइट आंसर है वो है बी। और ये पूरा की पूरा इनपुट हो हेलो वर्ड तो आपको यहां पे स्कैनएफ की जगह लगाना है फंक्शन गेट्स। क्वेश्चन नंबर 40, विच फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग इन सी। मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यहां पर जो भी फंक्शन होते हैं वो शुरू होते हैं str से। तो strcmp, strcmpi, कंपेयर या cmpi, तो strcmp इज द राइट आंसर। अगर हमें दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना है कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है या कौन सी स्ट्रिंग छोटी है। क्वेश्चन नंबर 41, विच फंक्शन इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग विद इग्नोरिंग केस। इग्नोरिंग केस का मतलब है जैसे कि राम कैपिटल में लिखा हुआ है या राम स्मॉल में लिखा हुआ है, तो हमें ये जो केस है स्मॉल और कैपिटल का इसको इग्नोर करना है, तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? strcmp या strcmpi या कंपेयर या cmpi। तो देखिए strcmp जो होता है वो तो कंपेयर के लिए होता है, लेकिन हमें इग्नोर करना है, तो यहाँ पे strcmpi यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर एन एरे इन सी। सो डेटा टाइप, एरे का नाम, एरे का साइज, बिल्कुल सही है। डेटा टाइप, एरे का नाम, कर्ली ब्रैकेट में एरे का साइज, गलत है। डेटा टाइप और एरे का नाम, ये तो एरे ही नहीं है, ऑल ऑफ द गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 43, यू कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन एरे बाय। एरे के एलिमेंट को हम किस प्रकार से एक्सेस करते हैं? अगर एरे, ये एक एरे है और इसमें हमारे कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं 20, मान लो हमारे एलिमेंट है 10 1 2 9 7, तो इसको हम जो एक्सेस करते हैं वो करते हैं इंडेक्स से। इसकी इंडेक्स क्या होगी? 0 1 2 3।
तो इसका राइट आंसर है बी, इंडाइस या इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच इज द करेक्ट सिंटेक्स टू इनिशियलाइज एन एरे इन सी। हम एरे को सी में किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं? डेटा टाइप, एरे का नेम, एरे का साइज, बिल्कुल सही है, और कर्ली ब्रैकेट में बहुत सारी वैल्यूज और लास्ट में सेमीकोलन, बिल्कुल सही है। डेटा टाइप, एरे का नाम, अभी साइज हमने छोड़ दिया है, और बहुत सारी वैल्यूज, ये भी बिल्कुल सही है। डेटा टाइप, एरे का नाम, साइज दे दिया है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और बोथ ए एंड बी, तो ये बिल्कुल हमारा सही है कि पहला बात भी सही है और दूसरी भी हमारी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एरे एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन डैश मेमोरी लोकेशन। यानी कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी मेमोरी लोकेशन कैसी होती है? रैंडम, सीक्वेंशियल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए सारे एलिमेंट सीक्वेंस में जाते हैं, रैंडमली नहीं जाते। यानी कि पहला यहाँ पर आएगा, फिर एलिमेंट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो सीक्वेंस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, लेट x इज एन इंटीजर एरे विथ 3 एलिमेंट हैविंग 10, 20, 30। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम यहाँ पे प्रिंट एफ करा रहे हैं %u, %u जो होता है वो बेसिकली ये होता है एड्रेस के लिए। तो यहाँ पर प्रिंट द वैल्यू ऑफ 0 एलिमेंट, प्रिंट द गार्बेज वैल्यू एन एरर अकर, और प्रिंट द एड्रेस ऑफ द एरे। तो ये बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि %u फॉर्मेट स्पेसिफायर था यू यूज करते हैं, वो एड्रेस के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है आपका इंट मेन x5, 5 साइज है, 10, 20, 30, और हमने प्रिंट कराया है x3। तो देखिए यहाँ पर तो ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, तो हमारा यहाँ पर 3 पर तो कुछ है नहीं, तो क्या आंसर आएगा? 0। ठीक है, क्यों आएगा 0? क्योंकि एक हमारा स्टोरेज क्लासेस होती है जिसका नाम होता है ऑटो, तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यानी कि अब आपका एक एरे में साइज 5 है, 10, 20, 30, हमने प्रिंट कराया है -1। तो देखिए -1 तो कोई इंडेक्सिंग होती नहीं है, क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3। तो ये आपको देगा एक गार्बेज वैल्यू, यानी कि जब भी आप नेगेटिव इंडेक्स प्रिंट कराओगे तो वो आपको गार्बेज वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन ए फाइल इन सी। अगर हमें सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग के केस में किसी भी फाइल को ओपन करना है तो हम किस फंक्शन का यूज करेंगे? ओपन, एफ ओपन, फाइल ओपन, या फाइल ओपन, एक में अंडरस्कोर है, तो हम यूज करते हैं एफ ओपन। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप। यानी कि इनमें से कौन जो होता है वो डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, जिसके अंदर इंट भी आता है, कैर भी आता है, फ्लोट भी आता है। तो स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ द heterogeneous एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर जो भी स्टूडेंट सी लैंग्वेज के नोट्स चाहते हैं कंप्लीट, जिसमें आपकी स्ट्रिंग, एरे, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग सब कुछ है, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीसीए के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमसीए के स्टूडेंट हो, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके या इस नंबर पर मुझे कॉल करके ये सभी नोट्स ले सकते हो, ओनली 200 रुपीज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।